आज हम अपने इस इथिक्स क्रैश कोर्स में देखेंगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में समझेंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है, और ये भी देखेंगे कि एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के बीच का संबंध क्या होता है। देखेंगे हम एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच का डिफरेंट क्या होता है। फंडामेंटल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्वेंट, एक सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए ये भी समझेंगे, और साथ में ये देखेंगे इंटीग्रिटी होता क्या है। इन सारी चीज़ों को हम समझने का इस सीरीज में प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये अपना एथिक्स क्रैश कोर्स। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आप प्रीलिम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं 21 के लिए, तो आपको बता दें कि हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें चुनिंदा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं चुने हुए, जिनके आने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा है। उन क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन टोटल होंगे प्रीलिम्स 27 जून से पहले 2000 क्वेश्चन के होंगे सेट। पूरे 2000 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले 2000 क्वेश्चन चुनिंदा होंगे जिनमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं ये सीरीज। इसमें पहला हम देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि अभिरुचि होता क्या है, एप्टीट्यूड क्या होता है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, मतलब इसके कितने पार्ट होते हैं। तो इसको पहले हम समझने से पहले इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं कि अगर आप लिखेंगे अपना आंसर तो कैसे लिखेंगे। जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूँ आपसे, और आप मुझसे मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो बताइए दोनों लोगों में से जीतने की प्रायिकता किसकी ज़्यादा होगी। अगर फिजिकली फाइट हो तो उम्मीद है कि मैं फिजिकली फिट हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, लेकिन अगर वार्तालाप पे बात हो तो आप जीत जाएंगे। तो यही डिपेंड करता है। लेकिन ये भी हो सकता है अगर फिजिकली फाइट हो तो भी आपके जीतने की प्रायिकता, अगर देखा जाए साइंटिफिक मेथड से, तो आपकी जीतने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको मेरे हर बॉडी का हर स्ट्रक्चर पता होगा कि मेरा सबसे वीक पॉइंट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट का क्या है, कहाँ पे मारने पे ज़्यादा चोट लगेगा, कहाँ पे मारने पे कम लगेगा, कैसे आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन मैं मतलब यूँ कहें तो शारीरिक रूप से ही केवल मजबूत हो, दिमाग से नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मांसपेशी शक्ति स्ट्रॉन्ग हो, मसल्स पावर हो और बुद्धि, दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है सभी लोग आईक्यू को चूज करेंगे, ईक्यू को चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? क्योंकि ये जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले ज़माने में होता था मसल्स पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते थे, लेकिन अगर मॉडर्न टाइम में देखें, मॉडर्न एरा में देखें, तो मसल्स पावर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, आईक्यू को और ईक्यू को दिया जाता है। अगर आपको समझना है आईक्यू और ईक्यू में डिफरेंट, तो हमारे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं। इन सब के मतलब इथिक्स के सारे बेसिक पार्ट हमने कवर कर रखा है, जैसे कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब के बारे में हमने बेसिक बेसिक समझा रखा है कि क्या होता है एटीट्यूड, इंटीग्रिटी क्या होता है, आईक्यू ईक्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने समझा रखा है। अगर आपको देखना है तो अब नीचे वीडियो होगा, उसमें जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो बुद्धि होगा तो उसके पास आईक्यू भी होगा, ईक्यू भी होगा। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने यहाँ से समझ रखा कि अगर एक बुद्धिमान आदमी तो कैसे चुनेगा उनको। आपके मतलब अभी मैंने बोला कि आपसे अगर चुनना हो एक मसल्स पावर वाले व्यक्ति को, एक जिसके पास बुद्धि हो, तो आप किसको चूज करेंगे। अगर आप, ये हो सकता है कि अगर आप मतलब पहलवान हैं तो आपकी ज़्यादा झुकाव किसके प्रति हो? मसल्स पावर के प्रति। तो और अगर मैं बुद्धिमान आदमी हूँ तो मेरा मतलब बुद्धि की तरफ, आईक्यू की तरफ झुका होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अभिरुचि है। अभिरुचि यही व्यक्त करता है ना कि मुझे इंटरेस्ट क्या है, किन चीज़ों में मुझे मतलब अच्छा लगता है क्या करने में। जैसे कि पहलवान की अभिरुचि होगी फिजिकली, मतलब उसको मतलब मसल्स पावर उसका मजबूत हो, लेकिन एक बुद्धिमान आदमी की क्या जरूरत होगी, वो क्या हमेशा ढूंढेगा, उसको बुद्धिमान लोग मिले। तो यही दोनों की अभिरुचि डिफरेंट हो गई ना। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा एटीट्यूड अभिरुचि क्या होता है। अभिरुचि वो होता है जो हमें मतलब क्या होता है, हमें जिसमें रुचि हो, मतलब करने में हमें मतलब अंदर से, ये जन्मजात मिलता है, ना कि हम सीखते हैं। अभिरुचि जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ें बचपन से ही मिल जाती है। आजकल के बच्चों को आप देखेंगे, वो पैदा होते हैं तभी उनको छोटे ही रहेंगे, गेम खेलना ये सारी चीज़ें उनको बहुत आ जाता है। कैसे आ जाता है? क्योंकि उनकी रुचि धीरे धीरे जनरेट होने लगती है। लेकिन कुछ बच्चों को आपने देखा हो, ये चीज़ें हम अभिरुचि में नहीं रखेंगे, एटीट्यूड में रखेंगे। जो मतलब वो बच्चे बचपन से ही गेम खेलने रहे हैं तो एटीट्यूड है, ना कि रुचि है उनकी। रुचि क्या होता है, अभिरुचि क्या होता है कि जैसे कि कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, वो उनकी अभिरुचि है, ना कि गेम खेलना। गेम खेलना अभिरुचि नहीं हो सकती, वो एप्टीट्यूड है। उनका नज़रिया बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से खेल लेते हैं गेम, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से आ गई है, वो सीखने वाली चीज़ है एटीट्यूड। लेकिन एप्टीट्यूड अभिरुचि जो है ये जन्मजात होता है। जैसे कि आप बहुत बढ़िया से कुछ लोगों से मिले होंगे, वो लोग बचपन से मतलब शुरू से ही वो बहुत मतलब स्वभाव के अच्छे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। और कुछ लोग बहुत भड़कीले होते हैं, उनका स्वभाव होता है भड़क भड़क के बोलना, मतलब झगड़ा करके तुरंत हर बात पे गुस्सा हो जाना, उनका स्वभाव वो होता है। तो सबकी अपनी अपनी अभिरुचि होती है, किसको किस चीज़ में अच्छा लगता है, क्या करना, ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमने समझ लिया। अगर देखें तो इसकी विशेषता क्या होती है अभिरुचि। यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है एटीट्यूड का, उचित प्रशिक्षण के माध्यम से। अगर डेफिनेशन नहीं मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जैसे किसी बच्चे को शुरू से ही बचपन से ही बहुत बढ़िया
गाना गा लेता है। मम्मी के साथ बैठ करके सुबह में प्रेयर करता है, मतलब भगवान की प्रार्थना, जैसे कि गायत्री मंत्र वगैरह जो भी चीज़ें हों, अलग अलग धर्म में अलग अलग होता है, तो उनके साथ बैठ के छोटा बच्चा बहुत बढ़िया से गा लेता है। मम्मी ने एक दिन देखा, बताया, उनको लगा कि बहुत बढ़िया गा रहा है। तो अब क्या होगा, उस चीज़ को अगर प्रशिक्षण न दिया जाए, उस चीज़ को प्रोत्साहित न किया जाए, तो क्या होगा, उसको दबा दिया जाएगा। ऐसे में उसकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उसको हम अभी समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति का अभिरुचि एटीट्यूड दूसरे जगह है, एप्टीट्यूड दूसरे सेक्टर में है, और उसको काम दूसरे सेक्टर में कर रहा है, तो उसके साथ कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो यहीं पे होगा। अगर उस बच्चे को गाना गाने में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और उसको आप डाल दीजिए मेडिकल सेक्टर में, जिसमें उसको थोड़ा भी एप्टीट्यूड नहीं, मतलब 0% उसको पसंद है मेडिकल, तो इसमें उसके फेल होने की ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो वही यहाँ पे चीज़ है। अगर उसको सिंगिंग में, मतलब उसको गाना गाने में, उसका एप्टीट्यूड गाना गाने में, रुचि उसकी गाना गाने में है, तो उसको अगर आप सिंगिंग में डाल देंगे, मतलब उसको बेहतरीन प्रशिक्षण देंगे, तो वो क्या करेगा, भविष्य में और बढ़िया से सिंगिंग कर लेगा और अच्छा परफॉर्म कर लेगा। हो सकता है मोहम्मद रफ़ी का दूसरा रूप हो जाए। ये चीज़ें क्या होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से उनको मिला रहता है। सबके पास थोड़ी है मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़, क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एप्टीट्यूड वैसी सबके पास नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, आपकी आवाज़ सही नहीं रहेगी, आप बढ़िया नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एप्टीट्यूड और कौशल दोनों साथ एक में है, मतलब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों साथ में है, तो आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम समझेंगे कि योग्यता अगर मानसिक है, शारीरिक है, तो क्या होगा इससे। अगर आपके पास मतलब एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड पहलवान जैसी है, मतलब बहुत बढ़िया आप स्पोर्ट में कर पाएंगे। अगर क्रिकेट में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके शरीर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब आप शारीरिक रूप से किसी तरह के मतलब डिसेबिलिटी से ग्रसित नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप क्रिकेट में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हो सकता है विराट कोहली से भी आगे निकल जाए। यही चीज़ें तो हैं। अगर आप मान लीजिए शारीरिक रूप से विकलांग हैं और आपको क्रिकेट में अभिरुचि है, तो क्या आप सफल होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। शारीरिक और मानसिक, मतलब ये अभिरुचि दोनों होगी तो सफल होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक भी योगदान देता है आपकी एप्टीट्यूड के साथ। यूँ समझ लीजिए, दूसरे तरीके से हम लें तो आपको मैराथन दौड़ना हो, आपका एप्टीट्यूड है दौड़ना, मतलब आपको मजे सोचते हैं कि मुझे दौड़ने के लिए मिलता है तो मैं दौड़ता है, लेकिन आपका शरीर काम ही नहीं करता उसके अकॉर्डिंग, तो कैसे होगा। तो दोनों का मिलाप होना चाहिए, तभी होता है। ये हो सकता है कि अगर थोड़ा कमज़ोर बच्चा हो, उसको शारीरिक रूप से किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर हो, तो उसको प्रशिक्षण के द्वारा और मजबूत बनाया जा सकता है। ये चीज़ें मतलब प्रशिक्षण यूँ समझ लें कि एक पत्थर है इतना बड़ा, समझ लीजिए, इस पर पालिश करने का काम करता है मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उसको और ज़्यादा अच्छा कर देगा, अट्रैक्टिव कर देगा, केवल यही करता है। अब हम समझ लेते हैं कि एप्टीट्यूड जो होता है ये क्या कैसे होता है। इसकी विशेषता होती है कि ये जन्मजात होता है, ये विशेष क्वालिटी होती है सबके अंदर, जिसके भी अंदर होती है। अगर आप लोगों में से जो लोग सुन रहे हैं उनमें बहुत सारी क्वालिटी होगा, आप महसूस कीजिएगा, अपने दोस्तों से कभी अपने आप को तुलना करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप में कोई ना कोई आपके दोस्त से अलग क्वालिटी है, वो सब में होती है कोई ना कोई, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। ये जन्मजात होती है, सबके अंदर एक समान क्वालिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर इसको बढ़िया करना हो तो उसको आप ट्रेनिंग देंगे, बहुत अच्छा। और फ्यूचर में एक गोल फिक्स कर लेंगे, जैसे कि आपको मतलब आपको पता चल गया कि आपकी अभिरुचि सिंगिंग में है और डांसिंग में, आप हो सकता है फिलोसफिकल राइटर हो बनना चाहते हो, आपकी फिलोसफी में बहुत बढ़िया अभिरुचि है, आप बहुत मज़ा आता है आपको पढ़ने में, तो आप बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं फ्यूचर में। तो आप फ्यूचर गोल मतलब छोटे पर बचपन से ही फिक्स कर सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, आपको इंटरेस्ट उसमें आएगा, मतलब मज़ा आएगा उस चीज़ को करने में, आप बहुत अच्छा कर लेंगे बिना किसी दबाव के, स्वतंत्र रूप से करेंगे। 1000 बार फेल होंगे तो भी आपको कोई दबाव नहीं है। जैसे KFC का नाम ले लीजिए, KFC का आप लोगों ने सभी लोग सुना होगा KFC चिकन वाला, तो उन्होंने कितनी बार फेल हुआ था, इतना फेल होने के बाद भी दोबारा उसको जारी किए और आज सक्सेस हो गए, पूरे विश्व में छाए हुए हैं। कैसे हैं, उनकी अभिरुचि नहीं रहती तो वो उनके दिमाग में क्या आता, उनके दिमाग में यही चीज़ आता कि इस चीज़ को मैंने शुरू ही क्यों किया, अगर मुझे फेल हो गया तो मैं शुरू नहीं किया होता तो आज अच्छा रहता। लेकिन उनकी रुचि थी, उनको मज़ा आता था बनाने में, वो जारी रखें, 1000 बार फेल हुए जारी रखें और फाइनली सक्सेस हो गए। यही चीज़ होता है कि अगर आपके अंदर रुचि है तो आप उस चीज़ में आपका कभी भी फेल नहीं होगा, मतलब पैसन होना चाहिए। अगर आपको पैसन है आपका प्रोफेशन, मतलब ये जो गोल है आपका फ्यूचर गोल, अगर इसमें पैसन है, अभिरुचि उसके साथ जुड़ी हुई है, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। एक बार फेल हो गए वो तो रिजल्ट दिख बताता ना फेल है, आप तो मन से नहीं माने फेल। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग UPSC की तैयारी करते हैं, तो आप लोगों ने एक बार प्रीलिम्स फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, तो ये रिजल्ट आपका निर्धारित करना 2 बार फेल हो गए, लेकिन आप उस चीज़ को समझते हुए इम्प्रूव करेंगे बार बार, और एक समय बाद फाइनली सेकंड फर्स्ट रैंक आप प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी अभिरुचि है UPSC में, आपने ठान रखा है कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो चीज़ें हमारी रुचि है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे वही मिले। तो आप इसके लिए हर तरीके का प्रयास करेंगे, आप हर डेली मतलब प्रतिदिन उसको अपनी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करेंगे, आप अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखेंगे, उसमें बहुत बढ़िया हर रोज़ परफॉर्म करने का। जैसे कि हम लोग टेस्ट से शुरू किए हैं, अब रोजाना आप उसको टेस्ट देंगे, तो आप पहले दिन मान लीजिए दो क्वेश्चन केवल सही कर पाएँ, तो अगले दिन कोशिश करेंगे 3 फिर 4, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10 में 10 सही कर लेंगे, वो दिन आपका सबसे बेहतरीन होगा, आपकी सफलता का मतलब यूँ समझ लीजिए चरम स्तर होगा। तो आप परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर लेंगे, क्यों, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें। तो आपको ये चीज़ एप्टीट्यूड समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अगला देखते हैं।
यहाँ पे देख लेते हैं अगर एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों साथ में हो तो क्या होता है। मान लीजिए पहले कंडीशन हम ले लेते हैं ए, चलिए हम डी से देखते हैं सीधे, सिंपल सी बात। पहले कंडीशन डी देखते हैं। कंडीशन डी में देखेंगे अगर व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है और उसको रुचि भी नहीं है तो क्या करेगा व्यक्ति, आप बताइए, सोचिए। वो व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट नहीं है किसी काम को करने की, जैसे कि आप किसी को गाड़ी चलाने के लिए दे दीजिए, उसको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी चलाने की, उसकी अभिरुचि भी नहीं है, तो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, गाड़ी ही नहीं चलाएगा। मतलब डी वाला व्यक्ति किसी भी काम को शुरू ही नहीं करेगा। अगर इस कंडीशन में किसी की हालत है, वो सोच रहे, उसके पिताजी सोच रहे हैं आईएएस बन जाए और उसकी रुचि और इंटरेस्ट, मतलब उसकी अभिरुचि भी नहीं है और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो वो करेगा, सिंपल सी बात है, वो छोड़ के भाग जाएगा, नहीं करेगा। अगर सी कंडीशन देख लिया, सी कंडीशन में मान लेते हैं कि उसको इंटरेस्ट है लेकिन अभिरुचि नहीं है, मतलब उसको इसमें मज़ा नहीं आ रहा, वो भटक रहा है इधर से उधर। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मतलब पिताजी ने भेज दिया, उसकी रुचि थी तो इसलिए भेज दिया उन्होंने। वो क्या करेगा, एसएससी में लग जाएगा, वो भी मतलब बैंकिंग में लग जाएगा, अदर सेक्टर में लग जाएगा, या फिर हो सकता हो कि उसको स्पोर्ट में मजा आने लगे, या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले ले, उधर घूमने लगे। तो ऐसे उसके अंदर भटकाव ज़्यादा आएगा क्योंकि उसकी अभिरुचि नहीं थी उसमें, और वो बेचारा आ गया इधर। हो सकता हो कि ये बहुत मेहनत करने के बाद, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस हो जाए। इसको यूँ मान लें 30% सफलता के चांसेस इसमें होंगे। ऐसे अगर हम परसेंटेज में देखें तो इसको 30% देंगे हम। अगर देख लें यहाँ पे कंडीशन बी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन एप्टीट्यूड है, रुचि है, उसको करता है तो कर लेता है बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, अगर इंटरेस्ट ही ना हो, एप्टीट्यूड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मुझे गाना गाने आता है और मैं गाना नहीं चाहता हूँ, तो क्या होगा, मेरे इस एप्टीट्यूड का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो है। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा गाना गा लेता है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है, गाना ही नहीं चाहता क्योंकि उसके पापा राइटर हैं और उन बार बार उसको फोर्स करते हैं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो उसके उसकी मतलब वॉइस इतनी अच्छी हो करके भी वो असफल है, कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे के अंदर ही जॉब करेगा क्योंकि उसको सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो सिंगिंग करता तो हो सकता है वो फ्यूचर में अच्छा सिंगर बन जाता, एप्टीट्यूड होके क्या करेगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा उस व्यक्ति, उस काम को आगे बढ़ाएगा ही नहीं। तो फिर उसको अपने मतलब इसमें समझे अपनी रुचि को आगे मतलब ट्रेनिंग नहीं देगा, जब ट्रेनिंग नहीं देगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। तो यूँ कहें तो ये छोड़ देगा उस चीज़ को, ये भी असफल होने के, इसके सफल होने के जीरो चांसेस मान लीजिए, क्योंकि छोड़ देगा उसको तो आगे बढ़ाएगा ही नहीं। जब ट्रेनिंग नहीं देगा तो कोई उसको पहचानेगा ही नहीं, और फिर पहचानेगा नहीं तो करेगा भी नहीं है। अब देखें एक कंडीशन में व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट भी है और रुचि भी है, तो बताइए क्या कर सकता है। जिस चीज़ में उसकी रुचि है उस चीज़ को बहुत बढ़िया कर सकता है, उसको हर दिन प्रयास करेगा बेहतर, सबसे बेहतर करने के लिए। हर मतलब आप अगर सामान्य व्यक्ति हैं, आपकी रुचि मतलब इंटरेस्ट केवल है, एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप 20 घंटे पढ़ते हैं तो ये 24 में 24 घंटा पूरा पढ़ करेगा उसको प्रैक्टिस। मतलब रात में सोते समय भी ख्याल उसी का आता रहेगा कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब अपने टारगेट के बारे में सोचता ही रहेगा। अगर उसके अंदर क्या है, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों है, अभिरुचि और रुचि दोनों है तो साथ में, वो हमेशा क्या करेगा, टीचिंग मतलब कर सकता है। चाहे अगर उसको टीचिंग में एप्टीट्यूड भी है और इंटरेस्ट भी है तो बहुत बढ़िया टीचिंग कर सकता है। अगर उसको मतलब एक्टिंग है, बचपन से ही पापा के साथ नाटक बना करके स्कूल जाने का छुट्टी ले लेता था, बहुत बढ़िया था, काफ़ी एक्सपर्ट था इसमें। तो उसके पिताजी ने देखा कि उसके अंदर इतना बढ़िया एप्टीट्यूड है, लेकिन उससे पूछें तो उसको इंटरेस्ट भी था, फिर उसको एक्टिंग मतलब दिल्ली ड्रामा कॉलेज में एडमिशन करवा दी, आज सफल हो गया। तो ये भी हो सकता है। या फिर म्यूजिक, बहुत बढ़िया गाना गाता हो, उसको गाना गाता है, उसका इंटरेस्ट भी है तो काफ़ी सक्सेस हो सकता है, सोनू निगम जैसे सफल हो सकता है। मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग, मतलब आपने देखा होगा गांव में छोटे बच्चों को, अगर वो आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मुझे खाने को दो या फिर बिस्किट मैं भी खाऊंगा, वो आप देखे होंगे वो कहते हैं कि मुझे भी बिस्किट बहुत पसंद है, मैं भी खाता हूँ। कैसे कहते हैं वो, मतलब घुमा के बातें यही कहना चाहते हैं कि बिस्किट मुझे भी दो। मार्केटिंग में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं, जो लोग मतलब किसी तरीके से आपसे ये समझवा दें आपको कि डायरेक्ट बिना बोले कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वही होता है मार्केटिंग। आप देखे होंगे, मतलब सर्फ एक्सेल का ऐड ले लेते हैं हम। सर्फ एक्सेल में क्या दिखाता है, अभी लॉकडाउन में दिखा रहा है ऐड कि बच्चा बड़ा कहता है कि पापा अब तो लगता है मैं भी बड़ा हो गया क्योंकि मैं मेरे भी दोस्त अब खेलने नहीं आते। फिर पिता खेलने लगता है, फिर उसका दाग लग जाता है। अब वो जो दाग है उसका संबंध किससे है, धुलने से, और धुलने का संबंध किससे है, सर्फ एक्सेल से। तो इनडायरेक्ट रूप में सर्फ एक्सेल का वो ऐड दिखाता है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगा, वो पूरी स्टोरी छपेगी, फिर बाद में आपका कहीं ना कहीं दिमाग में सर्फ एक्सेल का लोगो भी छप जाएगा। आप फिर मार्केट में जब जाएंगे आप, तो आपका ज़्यादा अट्रैक्शन सर्फ एक्सेल के प्रति होगा। तो ऐसे ही बच्चे, जैसे हमने अभी समझा कि कोई बच्चा है, अगर वो चीज़ें इनडायरेक्ट रूप में आपसे चीज़ें मांग लेता है तो वो मार्केटिंग में सफल हो सकता है। जजमेंट देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, मान लीजिए दो पिता हैं, एक शर्मा जी हैं, एक वर्मा जी हैं। शर्मा जी के बच्चे ने वर्मा जी के बच्चे को मार दिया, या फिर वर्मा जी के बच्चे ने शर्मा जी के बच्चे को मार दिया। अब दोनों बच्चे अपने अपने पिताजी से बताएं, दोनों लोग आके मिले, मतलब शर्मा जी आए ना आए, वर्मा जी केवल आए, मान लीजिए सपोर्ट मान लेते हैं वर्मा जी आए, इन शर्मा जी के बच्चे ने वर्मा जी के बच्चे को मारा था।
अब क्या करेंगे शर्मा जी, बताएंगे। अगर जजमेंटल हैं तो पूछेंगे कि तुमने ऐसी कौन सी गलती की थी कि मारा उसने। फिर दोनों को समझा बुझा के मतलब अच्छे से दोनों की दोस्ती करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। बोलेंगे फ्यूचर में तुम लोग अच्छे दोस्त बनो, ये चीज़ें लड़ाई झगड़ा होती रहती है, इनमें फोकस नहीं करना चाहिए। आगे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। मतलब एक सही तरीके जजमेंट देंगे जो कि बच्चों के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक भड़काऊ बाप होगा तो क्या करेगा, शर्मा जी और वर्मा जी को ले लीजिए। अगर सब मान लीजिए वर्मा जी भड़काऊ हैं तो आके इनके बच्चे को एक थप्पड़ मारेंगे। फिर अगले दिन अगर शर्मा जी भी भड़काऊ हैं तो ये भी एक थप्पड़ मारेंगे। फिर दोनों में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक आदमी, मान लीजिए शर्मा जी समझदार निकल गए, इनके बच्चे को मार दिया, शर्मा जी समझदार निकल गए, जजमेंटल निकल गए, तो ये क्या करेंगे, इसको आके वर्मा जी को समझाएंगे। समझें तो ठीक है, नहीं तो अपने बच्चे को समझाएंगे, समझा के मामले को यहीं रफा दफा कर लेंगे। तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं अलग अलग सेक्टर में। जैसे कि इनको अगर लॉ मिल जाए, मतलब लॉ पढ़ लें लॉ, तो फिर ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं उस उधर जाके उस सेक्टर में, क्योंकि इनके अंदर जजमेंटल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया ये चीज़ों को परखते हैं। जैसे किसी क्रिमिनल को देख करके ये समझ सकते हैं कि क्रिमिनल है या नहीं, उससे बातें करके उसकी चीज़ों को समझते समझते ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कैसा है। तो जजमेंटल लोग ऐसे होते हैं, मतलब किसी को देख करके चरित्र को। कुछ लोग आप याद रखिएगा कि एप्टीट्यूड भी यहाँ पे है। एप्टीट्यूड मतलब कुछ लोगों का एटीट्यूड भी है। अगर मतलब मैं मानता हूँ कि कलरफुल दाढ़ी बढ़ा करके या फिर बाल को रंग लेना वाले गुंडे होते हैं। अब मुझे कोई भी कलरफुल मतलब बाल को नीला पीला काला किया हुआ रहेगा तो मुझे क्या लगेगा, मैं यही मानूंगा ना, तो ये तो गुंडा टाइप का है, लफंडू टाइप का। तो वहाँ पे भी जजमेंटल है। तो आप याद रखिएगा एप्टीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसके अंदर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों हो। मतलब पॉजिटिव एप्टीट्यूड हो, निगेटिव ना हो। निगेटिव होगा तो गलत हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, एप्टीट्यूड और क्या बोलते हैं इंटरेस्ट, दोनों के बीच का संबंध। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डिफरेंट बिटवीन एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। हम यहाँ समझेंगे कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंट क्या है, क्या होता है दोनों में डिफरेंट। तो देखिए अगर समानताएं की बात करें तो हम देखेंगे एटीट्यूड के बीच और एप्टीट्यूड के बीच समानताएं क्या है। अगर एटीट्यूड की बात किया जाए तो कुछ लोगों में जन्मजात हो सकता है और अनुभव से भी हो सकता है एटीट्यूड, मतलब नज़रिया। जैसे कि कुछ लोगों में होता है कि उनको बचपन से ही पसंद नहीं आता, टेस्ट किसी चीज़ का पसंद नहीं आया तो उसके प्रति निगेटिव हो जाएगा, तो जन्मजात भी हो सकता है। या फिर वो चीज़ें मतलब यूँ समझें तो एग्जांपल लीजिए इसका नज़रिया को लेकर के कि दूसरे कास्ट को लेकर के, कास्टिज्म भारत में बहुत सक्रिय है। तो कास्ट को लेकर के भारत में बताया जाता है, हर जगह देखे होंगे आप, शूद्र को लेकर के गालियाँ दी जाती हैं, उनके नाम पे गालियाँ दी जाती हैं। तो अगर किसी के पिताजी बचपन से ही गाली देते हैं, उसके अंदर उनके बच्चे के अंदर क्या आएगा, आप 100 में 100% मान सकते हैं कि उसका बच्चा भी चांसेस ज़्यादा है कि वो भी मतलब शूद्र के नाम से गालियाँ देगा। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, ये जन्मजात होता है। इसमें होता क्या है कि मतलब आपको चीज़ें समझ में आता है, अभी हमने समझ लिया एप्टीट्यूड क्या चीज़ें होती हैं। तो ये जन्मजात होता है, केवल यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करेंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो यहाँ ये समझिए कि ये जन्मजात होता है एप्टीट्यूड। अब एटीट्यूड देखते हैं, ये प्रायश मतलब परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आपको एक समय पता था कि पानी में अन्य तत्व नहीं होते हैं, मतलब पानी साफ दिखता है तो साफ ही होता है, उसमें कोई तत्व नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने पढ़ा तो आपकी क्या हुई, नज़रिया बदल गया। आपको पता नहीं इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, मिनरल्स खूब सारे पाए जाते हैं। तो क्या हुआ, आपको पता चल गया। यूँ दूसरे तरीके से देखा जाए, आपको पता चला कि मतलब किताबों में ग्रंथों में पढ़ रखा था कि प्राचीन काल में लोग उड़ते थे। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे रिसर्च हुए जिनमें पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मतलब ये समझ लीजिए, छोड़िए, पहले लोग मानते थे कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, जब तक लोगों ने रिसर्च नहीं किया था। सबको पता था, यही सबका नजरिया। जैसे ही कापरनिकस जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने सर्च किया तो पता चला कि पृथ्वी की मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा भाग है, बिंदी से भी छोटा है। यहाँ क्या हुआ, लोगों की नज़रिया बदल गया। तो ये समझे कि एटीट्यूड जो होता है, नज़रिया समय के साथ बदलता रहता है। और एप्टीट्यूड जो होता है, अगर इसको अभ्यास दिया जाए बढ़िया से इसको, तो ये और बेहतर हो सकता है। तो दोनों में क्या चीज़ है, यहाँ देखें तो एटीट्यूड जो था ये अभ्यास के थ्रू धीरे धीरे बदल जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। और मतलब पढ़ेंगे आप उसको, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे, बातें करेंगे लोगों से। और जैसे कि यहाँ पे पता चला आपको कि शूद्र लोग गंदे होते हैं, उनके नाम पे गालियाँ देते थे। लेकिन आपके जब कॉलेज गए, आपके शूद्र लोग मतलब जो थे, जिनको शूद्र माना जाता है तथाकथित रूप में, तो उनको आपने क्या बोला, उनसे बातें की, उनसे मिले तो लगा नहीं ये तो हमसे भी अच्छे हैं कहीं, या फिर हमारे जैसे ही हैं। तो ऐसे में आपका नज़रिया बदला। तो आपने अभ्यास किया ना, कॉलेज में जा कर के मिले, उनसे दोस्ती किए तो पता चला, या फिर पढ़ें किताबों में तो पता चला। यहाँ पे भी अभ्यास से दोनों और बेहतर हो जाता है। अब देखें तो इसमें जो होता है एटीट्यूड, ये एक से अधिक होता है। मतलब किसी के कई सारे सेक्टर में अलग अलग चीज़ों को लेकर अलग अलग नज़रिया होता है आपका। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है ये भी एक से अधिक हो जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आप यहाँ जोड़ लीजिएगा, एप्टीट्यूड भी एक से अधिक होता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी को सिंगिंग आता है बहुत बढ़िया, ठीक ना, लेकिन इसके साथ डांसिंग भी बहुत बढ़िया आता है। डांसिंग भी वो बहुत बढ़िया डांस कर लेता है और गाना भी गा लेता है। ये दोनों एटीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड हो सकता है। अभिरुचि उसके अंदर दोनों हो सकती है।
या फिर यूँ मान लें तो कोई बहुत बढ़िया मतलब फिजिकली भी बहुत फिट है, काफ़ी स्मार्ट दिखता है और वो गाना भी गा लेता है, मतलब सिंगिंग के साथ डांस एक्टिंग भी उसको आता है। तो ये एक से साथ ज़्यादा एप्टीट्यूड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एटीट्यूड भी हो सकता है। दोनों समझ में आ गया आपको? अब देखिए तो सामाजिक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोनों का। एटीट्यूड जो होता है समाज पर अपना प्रभाव बहुत व्यापक रूप में डालता है। मतलब यूँ समझ लें कि अगर मुझे निगेटिव किसी के प्रति एटीट्यूड है, मतलब मैं किसी को नज़रिया निगेटिव रखता हूँ, मतलब सपोज मान लीजिए कि आप मेरे प्रति निगेटिव नज़रिया रखते हैं, आप इधर से आ रहे हैं, मैं इधर से आ रहा हूँ, आपने मुझे जैसे ही देखा तो आपका मतलब विचार क्या होगा, निगेटिव ही तो होगा मेरे प्रति। तो फिर यूँ दोनों में तनाव हो सकता है, निगेटिव निगेटिव दोनों लोगों का है तो फिर तनाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। ये समाज पर प्रभाव डालता है एटीट्यूड। अगर दोनों में पॉजिटिव है तो क्या होगा, दोनों हो सकता है अच्छे दोस्त बन जाएं। बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, अब देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, कि दोनों के नेगेटिव है दोनों के पॉजिटिव। जैसे कि मतलब यूँ समझ लें कि इसको सबसे आसान तरीके से हम फार्मर मतलब किसान बिल के लेकर समझते हैं। सरकार इधर है, किसान इधर है। किसानों का क्या है, अलग नज़रिया है, सरकार का क्या है, अलग नज़रिया है, दोनों के नज़रिए में डिफरेंट है। अब दोनों में कंट्रोवर्सी हो रहा है, अब दोनों के कंट्रोवर्सी को कैसे सुलझाया जा सकता है। सरकार किसानों से आके मिलेगी तभी तो सुलझेगा। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों मिलेंगे बातें करेंगे बताएंगे अपनी बातें तभी तो सुलझेगा। अब सरकार यहाँ मिलना नहीं चाहती है, उसका एटीट्यूड अलग है, किसानों के अलग है। किसान कह रहा है पूरा जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं। तो बताइए ऐसे में क्या सुलझेगा, श्योर है कि नहीं सुलझेगा जब तक दोनों मिल के बातें नहीं करेंगे, बैठ के बातें करेंगे। क्योंकि ये जो बिल है किसानों के लिए ही है, अब किसानों से मिलेंगे नहीं, बिना मिले कैसे बिल बना सकते हैं। तो ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये केवल एग्जाम्पल था, इसको सीरियस मत लीजिएगा। अब व्यक्तिगत जीवन पे ये प्रभाव डालता है एप्टीट्यूड। सपोज मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं कि दूसरा तरीके से लेते हैं, अब इंजीनियरिंग में मतलब आपको हर चीज़ मतलब कोई चीज़ रिपेयर करने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, ये आपकी रुचि है, कुछ चीज़ को करने में बहुत मज़ा आता है। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कंप्यूटर रिपेयर करने में या फिर चलाने में बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कोडिंग बहुत मज़ा आता होगा करने में, अच्छा लगता होगा। तो बताइए आप अगर कोडिंग को और इम्प्रूव कर लेंगे तो इसके क्या समाज पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आपके जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, कोडिंग निंजा बन सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जीवन पे प्रभाव डालता है एप्टीट्यूड। आपकी अभिरुचि को अगर बढ़ाएंगे आगे तो ये आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। अगर आप सुधरेंगे तो आपके समाज पे भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई समानताएं। अब असमानता दिखते हैं। एप्टीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, एटीट्यूड ये सीखा जाता है माता पिता दोस्त कॉलेज मतलब पीयर ग्रुप से, जो भी हो। आपके क्लास में जो भी क्लासमेट होंगे अगर वो गालियाँ दे करके बातें करते हैं तो आप क्या करेंगे, अबे तबे करके बातें करेंगे। आप देखे होंगे ज़्यादातर। तो इस मतलब इससे पता चलता है कि आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके पड़ोसी कैसे। पुराने ज़माने में लोग शादी देखने जाते थे तो ज़्यादातर उसके माता पिता को देख करके बच्चे का अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो कैसा होगा, जो चीज़ें आज के समय में गलत है कहीं ना कहीं, लेकिन पहले लोग मानते थे ऐसे। तो इससे सीखा जाता है, तो इससे पता चलता है बच्चा अपने माता पिता से क्या सीखा होगा। अगर बाप पियक्कड़ है तो बेटे में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आएगा कि लाओ थोड़ा सा हम भी चख लें, कहीं बोतल रखा होगा घर में, इतने बड़े घर है, इधर बोतल बाप ने पी करके इधर ढिमला के पड़ा हुआ मतलब, तो बेटा इधर से जाते हुए गुजरेगा तो देखेगा कि थोड़ा सा हम भी लाओ चखते हैं, देखें कैसा टेस्ट आता है। फिर ऐसे उसको आदत पड़ जाएगी, वो सीख जाता है उससे। या फिर वो अपनी माँ को मारता है, फिर जैसे ही इसकी शादी होगी तो क्या सोचेगा वहाँ पे, वो भी तो यही सोचेगा कि जो औरतें होती हैं वो मारने वाली चीज़ होती हैं, उनको मारा जाता है। तो ये चीज़ें सीखी जाती हैं ऐसे, मतलब उनकी नज़रिया जो होता है वो विकसित होता है ऐसे ही। तो आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा कुछ लोग कट्टर होते हैं, उनकी फैमिली में सभी कट्टर होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लोग सीखते हैं, वो एक मतलब देखते हैं मेरे पिताजी गालियाँ दे दे के बातें कर रहे हैं, इसको भी लगता है मैं नहीं दे के बात करूँगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, मैं निम्न हो जाऊँगा, इसलिए वो भी गालियाँ दे दे के बातें करने लगता है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर ग्रामीण प्रवृत्ति के क्षेत्रों में देखने के लिए मिलती है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में भी मिलती है। मैं ये नहीं कह सकता शहरी क्षेत्र में नहीं मिलती है, शहरी क्षेत्र में भी लोग कट्टर मतलब वो यूँ समझ लें कि परंपरावादी लोग हैं। तो ये हर जगह देखने के लिए मिलता है। अगर देखें एप्टीट्यूड, तो इसको हमने जन्मजात समझ लिया। और ये चीज़ें सीखी नहीं जाती हैं, ये चीज़ें जन्मजात मिलती हैं, मतलब जन्म से ही होती हैं। अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि आपको किस चीज़ के प्रति कैसा रुझान है आपका। मतलब मैं ये कहूँ कि आपको पसंद है मीठा खाना या नहीं, आपको खट्टा खाना पसंद है या नहीं, ये क्या चीज़ है, आपका रुझान व्यक्त करता है ना कि आपको ये चीज़ें पसंद है कि नहीं पसंद है। तो यहाँ से आपने समझ लिया कि यहाँ दोनों के बीच का अंतर क्या है। अब ये देखें एप्टीट्यूड जो होता है ये प्रतिभा को व्यक्त करता है कि आपको किस चीज़ में प्रतिभा है, आपको किस में कितनी क्षमता है। जैसे कि किसी बच्चे को देखेंगे फिजिकली वो बहुत फिट होता है बचपन से ही, उसकी ये प्रतिभा है कि वो मतलब शारीरिक रूप से बहुत बढ़िया है और स्पोर्ट में बहुत बढ़िया कर सकता है। जैसे कि मैराथन दौड़ सकता है या फिर ओलंपिक में बहुत बढ़िया मेडल ला सकता है, अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए तो कर सकता है अच्छा। यूँ दूसरे तरीके से समझे तो इसको सिंगिंग का हमने ले लिया एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एटीट्यूड रुझान था, तो हमने जो वहाँ पे एटीट्यूड पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था उसको आप यहाँ पे अच्छे से अप्लाई करके समझ सकते हैं, दोनों को तुलना कर सकते हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे देख लें तो पूछ रहा है, क्वेश्चन में दिया है दोनों एक साथ हों तो क्या होगा, मतलब एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों एक साथ हों तो क्या होगा। अब बताइए, मतलब मुझे यूँ समझिए कि इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मतलब एप्टीट्यूड अभिरुचि है, अभिरुचि मुझे इंजीनियरिंग में है,
और मेरा नज़रिया भी इंजीनियरों को लेकर पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या होगा, हमने जो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड देखा था, सेम वो दोनों को अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मेरा नज़रिया पॉजिटिव और एप्टीट्यूड भी बढ़िया है, तो मैं इसके लिए आगे बढ़ूँगा और प्रैक्टिस के द्वारा मतलब ट्रेनिंग के द्वारा और बढ़िया कर सकता हूँ। कॉलेज ज्वाइन करूँगा, फिर आगे अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर सकता हूँ। एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ, एक अच्छा वकील बन सकता हूँ, एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता हूँ, एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, मतलब वगैरह वगैरह आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे। अगर पॉजिटिव है तो एटीट्यूड, मतलब मेरा नज़रिया पॉजिटिव है। तो अगर निगेटिव है तो क्या होगा, अगर मैं मान लीजिए आईएएस बनने के लिए सोच रहा हूँ, मुझ में रुचि भी है, मतलब मैं चाहता हूँ बनूँ, लेकिन मेरा नज़रिया निगेटिव है इनको लेकर के, तो क्या होगा, मैं उन्हीं सब में उलझा रहूँगा कि क्या करते हैं, कितने करप्ट होते हैं, ऐसी ऐसी मतलब बातों में मैं उलझा ही रह जाऊँगा। फिर मेरा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगा और मैं फाइनली फेल लिस्ट में आऊँगा। क्यों आऊँगा, क्योंकि मेरा नज़रिया यहाँ पे निगेटिव था। मैं इस चीज़ को लेकर के मानता था करप्शन होता है, ये होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ों में उलझा ही पड़ गया और फाइनली पता चला मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाया। जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं कर पाऊंगा तो परफॉर्मेंस मेरा ऊपर जाने के बजाय ऊपर से नीचे आएगा, फिर मैं फाइनली फेल हो जाऊँगा। निगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव है तो ये चीज़ हमारे लिए प्लस हो जाएगा कि ये लोग बहुत बढ़िया करते हैं, समाज के लिए अच्छा करते हैं, मैं भी जाऊँगा तो आगे करूँगा, ये सब चीज़ें फोकस करूँगा और देखूँगा एक रिक्शे वाले का लड़का भी मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, मुझे मैं भी बढ़ूँगा, मैं भी मेहनत कर, जैसे पॉजिटिव आएगा आप बहुत बढ़िया कर लेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, एथिकल वैल्यू क्या होता है, मतलब एक जो फंडामेंटल वैल्यू होता है वो एक सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं विशेष रूप से एक सिविल सर्वेंट के लिए कौन कौन से होने चाहिए वैल्यूज। तो पहले देखें, एनोनिमिटी, मतलब होता है अनाम्यता, गुमनामी या फिर गोपनीयता। जैसे कि आप कोई काम करेंगे बढ़िया, तो आप बीच चंद्रकला, मतलब यूँ बच्चों को हम समझने के लिए ले रहे हैं ना, तो बीच चंद्रकला जैसे आप पोस्ट नहीं करेंगे कि मैंने ये चीज़ किया, आप काम बस करेंगे, आपका कर्तव्य है कि काम करना, आप नहीं लेंगे। आप वहाँ पे राजनेता ही नाम लेते हैं कि राजनेता के शासनकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ, मतलब करते तो अधिकारी हैं, नेता थोड़ी करते हैं, लेकिन आप अपने नाम से नहीं इस चीज़ को जोड़ेंगे। और आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, अनामिता और निष्पक्षता, ये दो वैल्यू बहुत ही आवश्यक हैं एक सिविल सर्वेंट के लिए। ये मतलब कंपलसरी है, उनके अंदर होने ही चाहिए, ये मान के चला जाता है कि इनके अंदर है। जो आप लोगों ने इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपसे किसी न किसी रूप में पता कर ली जाती हैं, उसके हिसाब से भी आपको नंबर मिलता है। अगर देखें तो आपके अंदर एम्पैथी है कि नहीं, मतलब सहानुभूति असमानुभूति, दोनों में अंतर समझिए। जैसे कि समानुभूति क्या होता है कि आपको किसी को दर्द में देख करके आपको भी तकलीफ़ हो रहा है, आपने भी महसूस किया उस तकलीफ़ को, मतलब आपके अंदर भी तकलीफ़ हो रहा है, ये समानुभूति, मतलब समान तरीके से हमने समझा। जैसे किसी को गरीब को देख करके आप उसको भीख के रूप में नहीं दे रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये बहुत तकलीफ़ में, आप भी क्योंकि उस चीज़ को झेले हुए हैं कभी ना कभी। कोई भूखा है तो आपने महसूस किया कि उसकी भूख को, आपने ये नहीं देखा कि वो भीख मांग रहा है, आपने ये देखा कि उसकी भूख कितनी उसकी लगी हुई है। यहाँ समानुभूति, आप उसको कुछ भी करेंगे तो दया के भाव से नहीं करेंगे, लेकिन सहानुभूति जो होता है वो कहीं ना कहीं दया के मतलब दृष्टि से किया जाता है कि गरीब है तो इसलिए दे रहे हैं। तो समानुभूति और सहानुभूति में अंतर समझ लेंगे कि यहाँ समानुभूति जरूरी है, ना कि सहानुभूति। आप आईएएस अधिकारी हैं तो किसी गरीब आदमी को के लिए काम करेंगे, उसको पेंशन दिलवाएंगे, तो सहानुभूति नहीं है, समानुभूति के लिए देंगे। कंप्रेशन करुणा होनी चाहिए। जैसे कि आपके ऑफिस में है, मतलब 4 बज गया और आपने बोला कि ऑफिस का टाइम 4 बजे तक ही है। 4 बजे कोई बुजुर्ग औरत या फिर बुजुर्ग पुरुष आया आपके वहाँ ऑफिस में, तो आप वहाँ क्या करेंगे, आपके अंदर समझना चाहिए ना कि ये काफ़ी मतलब 75+ हैं और इस कंडीशन में हमारे पास आए हैं, तो हमें कुछ समय और रुके, इनके काम को करके फिर जाना चाहिए। तो अगर आपके अंदर करुणा है, कंप्रेशन है, तो आप 4 के बजाय 5 तक रुकेंगे, उनका काम निपटाएंगे बढ़िया से, उनको बोलेंगे दादाजी आप जाइए, आपका काम हो गया, आप निश्चिंत होकर के जाइए घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप करुणा होना जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के अंदर। अगर इंटीग्रिटी की बात करें, सत्यनिष्ठा, तो मतलब मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ समाज में जाकर के, मतलब मैंने जब नियुक्त किया था, ज्वाइनिंग लिया था, तो मैंने कहा था कि मेरे होते हुए कभी करप्शन नहीं होगा, मैं दुनिया करप्शन करे ना करे मैं तो नहीं करूँगा, आपने ये बोला था। लेकिन जैसे ही आप हुए तो आप करप्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मतलब आईपीएस अधिकारी मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे, एग्ज़ाम देते हुए पकड़े गए थे, दूसरे के लिए दे रहे थे। आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ा होगा, शायद पढ़े हो। तो क्या चीज़ व्यक्त करता है कि कहीं ना कहीं लवासना में सत्यनिष्ठा को नहीं सिखाया जा पा रहा है, कहीं ना कहीं लोग कोई ना कोई कमी रह जा रही है कि लोग रिजाइन दे रहे हैं, 300-300 करोड़ रुपए का करप्शन कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर इंटीग्रिटी डेवलप नहीं की जा पा रही है। ऑनेस्टी, अगर ईमानदारी देखें तो ईमानदारी का हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि टेंडर को लेकर के हमने पिछले वीडियो में इसको समझ रखा है, ऑनेस्टी होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लेते हैं कि मतलब अगर आपने कोई टेंडर निकाला तो टेंडर के लिए 2 लोगों ने फॉर्म डाला, एक आपके मतलब किसी करीबी ने और दूसरा किसी अननोन पर्सन ने। अब आपको ईमानदारी से यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहिए कि दोनों में काबिल कौन है, कौन कम पैसे में कर लेता है, उसके हिसाब से चयन करना चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे मेरा करीबी है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे करीब का है, पैसे मेरे घर आएंगे,
लाभ मेरा होगा, सम्मान मेरा होगा, तो क्यों ना इसको चयन करें। आप फाइनली अपने करीबी को चुन लेंगे। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो, ईमानदार हैं तो उसकी शक्ति और उसकी समझ, उसकी काबिलियत के हिसाब से चयन करेंगे, ना कि अपने रिश्तेदारी के हिसाब से। और कुछ यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं जिनको आप यहाँ समझ सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब यूँ दूसरे तरीके से समझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा निष्पक्षता दोनों जगह लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। निष्पक्ष मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक लकड़ी रखा हुआ हो, यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे मतलब एक दूसरे तीसरे आदमी को रख लेते हैं, यहाँ पे मोदी है, मतलब मोदी को यहाँ मान लीजिए मोदी हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनको रख लीजिए। अब तीनों लोगों से पूछा जाएगा ये क्या है, सबको दिख रहा है कि लकड़ी है, तो लोग तीनों लोग बोलेंगे लकड़ी है। तो ऑब्जेक्टिविटी यही हुआ, मतलब एक वस्तु के रूप में सभी लोग देख करके बताएं कि वही चीज़ सही है। तो यही वहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। आप ये ना कहिए कोई लकड़ी जैसा दिख रहा है तो लकड़ी ही है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि लकड़ी नहीं वो तो पानी है, लकड़ी नहीं वो तो बर्फ़ है, ये चीज़ नहीं कह सकते। जो चीज़ है वही चीज़ें बताइए आप वास्तविक रूप में, आपने मतलब एजम्पशन मत लगाइए, जो चीज़ है बस उसको वही बताइए। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, सच्चाई बताइए। न्यूट्रलिटी होना चाहिए, मतलब गैर तरफदारी, जैसे कि हमने वो रिलेशनशिप वाला और एक अननोन पर्सन काबिल आदमी के बारे में एग्जांपल लिया था, वहाँ से समझिए कि गैर तरफदारी, किसी की तरफदारी मत करिए, आप उसकी काबिलियत के हिसाब से चयन करिए। कमिटमेंट होना चाहिए कि आप पूरे दिन में जो भी आएगा किसी को घुमाएंगे नहीं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में देख रहे होंगे, अगर 4 बजे तक भी आ रहे हैं लोग तो 4 बजे तक करिए, 5 बजे आ रहे हैं तो 5 बजे तक करिए। जैसे कि HDFC बैंक का ले लीजिए, तो HDFC बैंक में रूल लग गया है इस समय कि जब तक मतलब आपके वहाँ कस्टमर होंगे तब तक आप जाएंगे नहीं, जब तक कस्टमर पूरे चले ना जाएँ। तो वो क्या चीज़ व्यक्त करता है, कमिटमेंट। फिर डेडिकेशन देखें, समर्पण, उनके कर्मचारियों में समर्पण है कि वो 4 बजे के बाद भी मतलब ये नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब कस्टमर नहीं है, वो 4 बजे के बाद भी काम कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, कि हम मतलब हमारे कंपनी हमें पैसे दे रही है हमें एक काम करने के लिए तो हम करें। यूँ समझ लें कि आप ऑफिसर हैं, आपको 4 बजे तक काम दिया गया है, आपकी ड्यूटी है कि करिए, लेकिन आप बहाने मार के, सर्दी बुखार के बहाने मार के, जैसे टीचर कर लेते हैं, वर्तमान में टीचर का ले लेते हैं। टीचर हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पर्ची बनवा लेते हैं, मतलब तबीयत खराब होने का, उसको लगा देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के फ्यूचर ख़राब होता है। तो यही चीज़ है, कमिटमेंट रहिए, आप कमिटेड रहिए कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे। या फिर आप IAS अधिकारी हैं तो आपके कर्तव्य है कि आप अपने जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनको बढ़िया से लागू करेंगे, डेडिकेट रहेंगे, आप उसको मतलब समर्पित रहेंगे कि उसको बढ़िया से लागू करेंगे। मेरे शासनकाल में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, सब बढ़िया से रहेंगे। अगर आप टॉलरेंस हैं मतलब सहिष्णु हैं तो हो सकता है कि आपको कोई भड़का ना पाए, मतलब यूँ समझिए टॉलरेंस को लेकर के। तो ये चीज़ होता है कि मैच्योरिटी को भी टॉलरेंस के रूप में लेकर, मैच्योर हैं आप तो आपको कोई भड़का नहीं पाएगा। आपको 2 गालियाँ दे के जाएगा तो भी आप वहाँ पे शांत रहेंगे कि भाई तो आज गाली दे ले रहा है, कल मुझे मौका मिला तो मैं तेरा क्या करूँगा वो तुम समझ लेना। अगर मैच्योर हैं तो, अगर मैच्योर नहीं है तो आप क्या करेंगे, जमा के चले जाएंगे, अभी लड़ लेंगे फिर दोनों आपस में कर लेंगे अच्छे से। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि सहिष्णुता। अगर आपको किसी ने गाली दिया, मैच्योरिटी मतलब यूँ समझिए कि किसी ने आपको गाली दिया तो आप सहिष्णु हैं। आपको किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तो आप शांति से उसको सुनेंगे, टाइम आने पर उसका जवाब देंगे। ये सहिष्णुता जरूरी है। आप सहिष्णु हैं तो काम चला लेंगे। जैसे किसी राजनेता ने आपको गाली दे दी है तो आप भी उसको गाली दे दी है, तो अब क्या होगा, वो आपका ट्रांसफर करवाने के लिए उतना काफ़ी है उसके लिए। आप थोड़ा सहिष्णु रहिए, शांति से काम करिए। टाइम आने पर, जैसे नेताजी इलेक्शन आ रहा है, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा फिर वहाँ पर आप अपना एक्शन दिखा सकते हैं। तो आप अपने टाइम आने दीजिए। गाने भी तो आपने सुना होगा कि अपना टाइम आएगा, तो उस टाइप का यहाँ समझ सकते हैं कि सहिष्णुता यही कहता है कि शांत रहिए अभी, गांधी जी जैसे। तो वो चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं। प्रिजर्वेंस मतलब लगन होना चाहिए, शादी वाला लगन नहीं, यहाँ पे लगन मतलब मन, मतलब इच्छा है कि मैं कर रहा हूँ, एकदम लगन से कर रहा हूँ, मतलब 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे टाइम का कोई ख्याल ही नहीं है, बस किए जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे लगन है कि लगन होना चाहिए काम करने का, डेडिकेशन होना चाहिए, लगन यहाँ पे समझ लें। अगर परसिस्टेंट देखें, हट होना चाहिए कि बहुत बढ़िया काम करूँगा, मतलब मैंने ठान रखा है कि कॉलेज में टीचर नहीं आएगा तो मैं उसका खैर नहीं, मैं हमेशा टाइम टू टाइम जाके जांच करता रहता हूँ और देखता हूँ कि किसी भी सरकार की जो स्कीम है उसका गलत लोग फ़ायदा ना उठाएं, इसलिए जा के मैं जांच भी करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनका भी टाइम टू टाइम जाके जांच करता रहता हूँ। टेंडर जो भी दिया हूँ उसका गलत यूज तो नहीं किया जा रहा, उसका भी जाके टाइम टू टाइम जांच करता रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई करप्शन करे या फिर अवैध लाभ उठाए। मतलब अपने क्यों समझे कि इसको सबसे बढ़िया तरीके से समझे हिंदी भाषा में, तो मतलब हराम का खाना, कोई हराम का ना खाए, बिना काम किए हुए ना खा पाए। अब पेशेंस देखें, तो पेशेंस का होता है कि साहस, धैर्य। ऐसा हो सकता है कि जब आप अपना काम करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए धैर्य होना चाहिए। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप 4 बजे सोए हुए हैं, किसी ने फांसी लगा लिया, आप IPS अधिकारी हैं तो बताया गया कि भाई जल्दी आइए सर, यहाँ पे काफ़ी बवाल मच गया है। तो ऐसे मतलब सिचुएशन में आप तो टूट ही जाएंगे कि साला 4 बजे तक सोने नहीं दे रहे हैं सब, ऐसे वगैरह वगैरह आप सोच सकते हैं। तो आपके अंदर साहस होना चाहिए, जैसे कि आप इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं
एक दो बार मान लीजिए फेल हो चुके हैं, आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप छोड़ देंगे, छोड़ के सोचेंगे इतना खर्चा कर रहे हैं, खेती करवाएं या फिर किसी और जॉब कर लें, किसी और सेक्टर में कर लें, कुछ पैसे कमाएं, अब नहीं हो पाता तो धैर्य होगा तो आप आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको धैर्य से सुने होंगे ये चीज़, इतना सारे समझे होंगे। अगर धैर्य है तो यस लिखिए, लाइक करिए, अगर नहीं तो फिर बताइए क्या हुआ। चलिए इंटीग्रिटी देख लेते हैं। इंटीग्रिटी का अर्थ है कि किसी व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक मूल्यों के अनुरूप प्रतिबद्ध रहना। मतलब जैसे कि मैं समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरा ये बिजनेस है, बी मेरे ये मूल्य है। जैसे कि मैं बिजनेस में आया अपने, तो मेरा मूल्य है कि मतलब मैं ना ज़्यादा लूँगा ना ज़्यादा लेने दूंगा, मतलब मैं किसी तरह का करप्शन नहीं करूँगा। तो मैं अपने यहाँ क्या करूँगा, मैं अपने व्यवसाय में कोशिश करूँगा कि सही चीज़ें लाऊँ, कोई चीज़ फ्रॉड ना रहे। मतलब उसकी कीमत 10 रुपये है तो मतलब 1 रुपया मैं अपना मार्जिन रख करके 11 रुपये में उसको बेचूंगा, मतलब एक न्यूनतम, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही लाभ कमाऊंगा उस चीज़ से। तो ये मेरे क्या होगा, इंटीग्रिटी, मैं तटस्थ होकर के उतना ही काम कर रहा हूँ। व्यावसायिक मूल्य या फिर अन्य देख लें, प्रतिबद्धता रहना, जो चीज़ें मेरे मूल्य हैं उसी के अनुसार काम करना, सदाचार, नैतिकता, ये चीज़ें इसके इंटीग्रिटी के पार्ट हैं। आचार संहिता, आचार संहिता आप लोगों ने समझा सुने होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो क्या होता है आचार संहिता, जो इलेक्शन में लगता है वहाँ पे बताया जाता है कि आपका आचरण कैसा हो, किस तरह से आप व्यवहार करना है, वहाँ पे क्या क्या करना है, वही चीज़ होता है। आचार संहिता में फिक्स रहता है कि आपके चरित्र इसके आगे नहीं हो सकता है। नैतिक संहिता भी इस समय यूज़ किया जा रहा है खूब ज़्यादा। तो नैतिक संहिता में फिक्स किया जाता है कि आपके नैतिक चरित्र ऐसे ऐसे होंगे, जो भी लिस्ट दे दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आई। अब ये भी बताता है कि ईमानदार होने के लिए मजबूत नैतिक संहिता का होना बहुत ज़रूरी है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। आपके यहाँ पे हमने अभी पिछले में ही इतना सारा समझा है कि इतने सारे गुण होंगे तभी तो आप एक इथिकल कंडक्ट मतलब चरित्र रख पाएंगे। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि नैतिक संहिता मतलब आप ईमानदार हैं, इसके लिए ज़रूरी है एक नैतिक मूल्य भी आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने बंदूक दिखाया और आपने तुरंत साइन कर दिया, गया सर देश का 300 करोड़ 400 करोड़, आप ऐसा मत करिए। आप ध्यान रखिए अगर आपके जाने से केवल, मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसके लिए दूसरी परिस्थितियाँ भी ला सकते हैं, टाल सकते हैं उस चीज़ को। तो अगर आपकी एक गलती से ज़्यादा मतलब एक बड़ी संख्या को नुकसान होता है, ये चीज़ें गलत है, अनइथिकल है। इथिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो वही चीज़ें हमें चयन करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, इधर से भी एक ट्रेन आ रही है। तो इस मतलब दोनों से यूँ समझ लें कि दो ट्रेनें आ रही हैं एक ही साइड से, आगे मोड़ है, केवल एक पटरी है, एक ही पे जा सकती है एक ट्रेन, एक को तो मतलब उतारना ही पड़ेगा पटरी पर से नीचे, एक्सीडेंट करवाना ही पड़ेगा। तो आप इस कंडीशन में किसका निर्णय लेंगे? यहाँ पे आपकी माता जी हैं इस ट्रेन में और यहाँ पे आपका दोस्त है, लेकिन जहाँ पे आपकी माता जी हैं वहाँ पे केवल 3 लोग हैं उस ट्रेन में, लेकिन जहाँ पे जिसमें आपका दोस्त है उसमें 40 लोग हैं। अब इस कंडीशन में बताइए किस ट्रेन को आप उस पटरी पे, मतलब इस पटरी पे जाने देंगे? एक ही पटरी है तो उस पटरी पे कौन सी ट्रेन को जाने देते हैं? तो सिंपल सी बात है, इथिक्स यही कहता है कि जिसमें 40 लोग हैं उस ट्रेन को जाने दीजिए। यही आपकी इंटीग्रिटी है। आप जो भी ईमानदारी से चयन करिए, जिसमें ज़्यादा लोगों का लाभ है वही चीज़ चुनिए। तो उम्मीद है आपको इंटीग्रिटी समझ में आई होगी। अब यहाँ पे देख लेती है तो सत्यनिष्ठा के प्रकार क्या कितने होते हैं। इंटेलेक्चुअल महत्व होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, बिजनेस इंटीग्रिटी होता है, अदर होता है। जैसे कि आर्टिस्ट को हो गया, ब्रांड को हो गया, स्पोर्ट को हो गया, जर्नलिस्ट को हो गया। अब बौद्धिक हम समझ लेते हैं। बौद्धिक इंटीग्रिटी होता है ये कि जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी अब लगे चोरों वाला बात करने, मतलब कोई मतलब गलत बात नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि गांधी जी का दिमाग ख़राब हो गया है, मतलब बौद्धिक स्थिति उनकी सही नहीं है। गांधी जी हमेशा सही तरीके से बोलेंगे। जैसे कि आप मतलब अधिकारी हैं, आप जाएंगे, आए कोई आपके ऑफिस में आपको अपने काम करने के लिए उससे पैसे मांगे तो आपको क्या कहेंगे लोग? कोई तो मतलब ख्याल रखो यार अपने पोस्ट का, इतने बड़े हो, या फिर जज हो खुद ही वो मतलब करप्ट टाइप का हो तो क्या होगा? तो यही यहाँ पे बौद्धिक उनकी इंटीग्रिटी, जो चीज़ दिमाग से सोच रहे हैं वो चीज़ सही करें। अम्बेडकर और अगर गरीबों की बात ना करें, महिलाओं की बात ना करें, तो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जा सकता है। बौद्धिक इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी पे उनके सवाल उठाया जा सकता है। तो ये चीज़ें ऐसे आप समझ सकते हैं कि उनकी जो सोच होती है, उनकी विचारधारा, जैसे कि अब हो गया कि बीजेपी और कांग्रेस को ले लें, तो बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुसार काम ना करें तो क्या कहेंगे आप? उनकी इंटेलेक्चुअली मतलब उनकी जो बौद्धिक सत्यनिष्ठा है वो कहीं ना कहीं मतलब डिसबैलेंस है, वो इधर उधर लुढ़कते रहते हैं, इससे उधर जा सकते हैं। तो यही चीज़ होगा। मतलब बीजेपी जो है राष्ट्रवादी पार्टी, अगर राष्ट्र के बारे में बात ना करे तो गलत है, क्योंकि उसकी मूल विचारधारा यही चीज़ है। अब देखिए व्यक्तिगत, तो मतलब अगर आप कानून का पालन करते हैं, सब उसको समझते हैं, और दूसरे तरीके से समझें कि आप बस में जा रहे हैं, इतना बड़ा बस है, यहाँ जा रहे हैं, आपके साथ मतलब आप हैं, आपकी वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है। आप दो लोग का तो टिकट ले लिए, बच्चे का टिकट नहीं लिए, तो ये क्या है? मतलब आपकी नैतिकता पे सवाल उठाता है ना कि बच्चे का हाफ टिकट लेना जरूरी था। आप उसका पालन करेंगे, मतलब स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो आप सत्यनिष्ठा का पालन कर रहे हैं, नियमों का सही से पालन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ईमानदारी है। सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत इंटीग्रिटी को के अंतर्गत ये चीज़ें आती। अगर बिजनेस इंटीग्रिटी का देखें तो जैसे डॉक्टर का हो गया, डॉक्टर उतनी ही दवाइयाँ लिखता है जितनी की ज़रूरत है, उतना ही ऑपरेशन टेस्ट करवा रहा है जितनी की आवश्यक है। या फिर लॉयर,
मतलब उतना ही काम कर रहा है, प्रोसीजर जल्दी जल्दी मामला सॉल्व हो जाए कम से कम खर्चे में, तो सही है। शॉपकीपर दुकानदार उतना ही चीज़ें दे रहा है जितना कि उसको ज़रूरत है, मतलब जितने पैसे वो दे रहे हैं उतने ही, मतलब ऐसा ना हो कि नीचे वजन लगा करके ज़्यादा ऐंठ रहा हो पैसे, तो वो चीज़ें। वैसे अन्य में देख सकते हैं जैसे कि आर्टिस्ट हो गया, कलाकार, कलाकार किसी के गाने चोरी करके ना बना गा रहा हो, या फिर ब्रांड उसके किसी का और कॉपी करके उसके जैसा ना बना रहा हो। स्पोर्ट खिलाड़ी, या फिर मतलब स्पोर्ट खिलाड़ी से नाडा का नाम सुना होगा आपने, नेशनल एंटी डोपिंग मतलब हो गया एजेंसी। तो नाडा क्या करता है, नाडा भी तो यही करता है। जर्नलिस्ट, पत्रकार, पत्रकार किसी का आर्टिकल चुरा करके ना छापे, अपना खुद का लिखे। ये सारी चीज़ें जर्नलिस्ट मतलब इंटीग्रिटी के पार्ट्स हैं, आप यहाँ से समझ लिए। तो इस सीरीज़ में बस इतना ही। अब यहाँ पे कुछ देख सकते हैं सत्यनिष्ठा के लाभ क्या होते हैं। इंटीग्रिटी अगर आपके अंदर है तो क्या होगा, आपका गुडविल इंप्रूव होगा, लोग आप पे मतलब विश्वास करेंगे। गुड में थोड़ा सा ज़्यादा जीरो बढ़ गया है तो गुडविल आप समझ लीजिए। क्रेडिट रेटिंग आपका बढ़िया बनेगा, मतलब कोई बोला आपका, मान लीजिए राम, नाम राम है, और आपका छोटा भाई बोलेगा कि राम भैया ने बोला है कि दुकानदार से कि भैया सामान दे दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। मतलब फॉरगेट मिस्टेक, आपने कोई गलती एक दिन कर दिया, मतलब जा रहे हैं किसी के गाड़ी में थोड़े से ठुक गई, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सही व्यक्ति हैं, लोग बोलेंगे कोई ना हो जाएगा, हम सही करवा लेंगे। तो लोग आपके छोटे छोटे मिस्टेक भी, छोटे से मिस्टेक भी होगी तो उसको भी माफ़ कर देंगे। आपको रोजगार में भी अवसर मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कोई बिजनेस चालू करने वाला हो, उसको एक एम्प्लॉय चाहिए, आपने वहाँ पर फॉर्म फिल किया है, तो आपकी ज़्यादा चांसेज हैं कि आप सब वहाँ पे प्राप्त करेंगे उस पोस्ट को। या फिर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको मतलब बेहतर अवसर मिलेगा। ट्रस्ट देखें, ट्रस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने लगा रखा है मोदी और अमित शाह, दोनों में ट्रस्ट है, तभी तो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तभी तो आज साथ में है, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं। या फिर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का एग्जाम्पल ले लिए, दोनों में ट्रस्ट है तो बढ़िया काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। तो जैसे कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया के भरोसे एजुकेशन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, अमित शाह के भरोसे मोदी जी गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग, तभी तो उनको लगता है, तभी तो हैं। हमने पिछले वीडियो में समझ रखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ होता है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था, यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यूँ समझे, दूसरे तरीके से ले लीजिए तो आपको बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगे यहाँ पे, बस यूँ समझिए कि अगर आप ईमानदार हैं तो कंपनी का जो सीईओ होगा या फिर हेड होगा, एमडी, वो क्या करेगा, आप ही को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट थमाएगा, आपका प्रमोशन आसानी से होगा। इतने सारे खूब सारे लाभ हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप सोच करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।